नादरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा दुनिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं गाजा की हिमायत में। बड़े बड़े मुजाहरे। लंदन की सड़कों पर 5 लाख लोग निकले, इटली की सड़कों पर लोग निकले। आप देखिए कि जॉर्डन में, यमन में, ईरान में, अमेरिका के अंदर, कई और सोमालिया, कई और मुल्कों में बड़ी तादाद में लोग गाजा की हिमायत में आवाज बुलंद कर रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं। इजराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस उन्हें रोक रही, फोर्स उन्हें रोक रही, लेकिन वहां पे भी लाखों लाख लोग मैदान में आ रहे हैं। तो क्या अब अवामी इंकलाब आएगा गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए? क्या होगा, इस पर हमने हमारे जो एक्सपर्ट हैं फजील अहमद से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या प्रोटेस्ट का कोई असर दिखाई देगा? क्या इजराइल इस प्रोटेस्ट को मानेगा? और ये अवामी इंकलाब की शक्ल सूरत क्या होगी? सुनिए फजील अहमद साहब ने इस पर क्या जवाब दिया। देखिए। इसी तरीके से टर्की में, मिस्र में भी आवाज उठाई जा रही है। मैं आज इसी पे सबसे पहला सवाल करूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या अवामी इंकलाब दुनिया में आने वाला है? लोग जो है वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कितना जुल्म करोगे। फजील अहमद साहब। देखिए मुमताज भाई, जुल्म के साथ साथ एकाधिकार की भी बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि वो इसराइल को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अंदर ही अंदर इसराइल को बहुत मजबूत कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? अब आ जाते हैं आप अल जुलानी पर। अल जुलानी का नाम, अल जुलानी नहीं अमेरिका कह रहा है। क्या कर रहा है? बशर अल, क्या नाम है उनका, और उनके ऊपर से अलकायदा का जो आतंकवाद का ठप्पा था वो हटा दिया गया। उनको राष्ट्र की मान्यता दे दी गई, राष्ट्रपति बना दिए गए। और ट्रंप जा करके उनसे हाथ मिला करके, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, जिसको अमेरिका आज से 2 महीना पहले या 6 महीना पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कहता था, अलशुरा, अब उनका नाम अलशुरा फेमस हो रहा है। अब जुलानी लोग भूल गए, अब अलशुरा के नाम से उनको जान रहे। और कोट पैंट टाई पहन करके वो प्रेसिडेंट ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं। उनके ऊपर से सारे सैंक्शन हटा दिए गए, आतंकवादी का ठप्पा हटा दिया गया और अरब उसकी मध्यस्थता किया। ईरान और इजराइल के बीच में एक ऐसा कंट्री है जो हिजबुल्ला को की तरफ से मदद करता है। इन लोगों को लगता है कि अगर हम सीरिया पर कब्जा कर लिए तो हिजबुल्ला और ईरान की सप्लाई लाइन कट जाएगी। और दूसरी बात कि इतने बड़े, जिसको अलकायदा का आतंकवादी बोलते थे अमेरिका के लोग या प्रेसिडेंट, उसके सामने नतमस्तक होकर उसकी तारीफ कर रहे। और अंदर ही अंदर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इजराइल को मान्यता दे दीजिए। अब अल जुलानी को इजराइल की मान्यता अगर मांग रहे, आप मान्यता देने की बात कर रहे, और रूस और चीन, ये दोनों लोग पहले के बशर अल असद को सपोर्ट करते थे, वहां पे प्रेसिडेंट बन गए। तो गोलान हाइट के लिए अल जुलानी ने बार बार ये बात की, अगर उन्होंने इजराइल को समर्थन कर दिया या इजराइल को समर्थन दे दिया या उनको राष्ट्र की मान्यता दे दी, कि हमारा सीरिया जो है सीधे इजराइल में मिल जाएगा। एक लड़ाई जब अलशूरा यानी जुलानी जब अलग थलग पड़ जाएंगे, जब चीन और रूस उनका साथ छोड़ देगा, तब उनको सीरिया में, इजराइल में मिलाने के लिए इनको बाध्य कर दिया जाएगा। और उनके पीछे है टर्की। गोलान हाइट का मसला तो टर्की के लिए भी है और सीरिया के लिए भी है, और उस पर कब्जा कर रखा है इजराइल ने। तो ये जो मसला चल रहा है, ये बात जुलानी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस दिन हम अमेरिका के साथ गए तो हमारा साथ ईरान और रूस छोड़ देगा। यही लोग हमको 2 मिनट लगेगा इनको हटाने में, और फिर सीरिया जो है इजराइल के कब्जे में चला जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसको शिया सुन्नी का रंग दिया जा रहा है। ये तो बहुत पुराना होगा खेल, अब वो खेल चलने वाला नहीं है। लेकिन
अल शुरा के माध्यम से ग्रेटर इजराइल का जो ये लोग सपना देख रहे हैं कि इजराइल जो है सीरिया तक पहुंच जाएगा और जुलानी को ये लोग साइड लाइन कर देंगे। जिस तरह बशर अल असद को हटना पड़ा, वहां से भागना पड़ा, उसी तरह से जुलानी को भी भागना पड़ेगा और सीरिया पर कब्जा हो जाएगा इजराइल का। और ईरान और हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन जो बीच से जाती है वो कट जाएगी। ऐसा पूरा प्लान ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी तो कोई खाड़ी का मसला आ गया, उसका नाम ये लोग बदलना चाहते हैं पर्शियन गल्फ। ईरान ने सख्त एतराज जताया है कि पुराने से पुराने कागजात में भी उसका नाम पर्शियन गल्फ है और पर्शियन गल्फ का नाम नहीं बदल सकते। इस तरह से ये लोग भले ही आज गजा के हमदर्द दिख रहे हैं, लेकिन आज भी गजा के लोग हमदर्द नहीं है। अगर अरब, जॉर्डन, सीरिया ये सब एक हो जाएंगे तो फिलिस्तीन का फिर क्या होगा? जाएगा या गजा खाली हो जाएगा? कितने दिन ये लोग लड़ेंगे? अब सवाल उठता है कि गजा की मदद कौन करेगा? हुती कर रहे, ईरान कर रहे। लेकिन जो इनका जो मेन मकसद है कि अगर हमने जिस तरह बशर अल असद को हटाया उसी तरह से जुलानी को भी हटाएंगे 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, 1 साल के बाद हटा करके और गोलान हाइट तक। जबकि जुलानी में भी अरब लीग की जो बैठक हुई थी ओआईसी के प्लेटफॉर्म पर, उसमें जुलानी भी गए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। और जाकर के गोलान हाइट के खाली करने के लिए बार बार इजराइल को दबाव बनाते। उनको पता है कि जिस दिन गोलान हाइट अगर ये नहीं खाली किया तो जिस तरह से बशर अल असद को हटाया गया सीरिया के अंदर, उसी तरह से जुलानी को हटा करके ग्रेटर इजराइल के साथ, इजराइल को सीरिया के साथ मिला दिया जाएगा, जिसमें क्लैश होगा तुर्की से भी। तुर्की को भी गोलान हाइट चाहिए और सीरिया को भी चाहिए। और अमेरिका को ये लगता है या नेतन्याहू को ये लगता है कि सीरिया जो है वो पाइपलाइन कट जाएगा, ईरान और हिजबुल्लाह के बीच का सप्लाई लाइन कट जाएगी। इसलिए सारा फोकस सीरिया पे है, अरब का भी है, अमेरिका का भी है और नेतन्याहू का भी है। जबकि ये इनका प्लान कभी सक्सेस नहीं होगा। जुलानी को अब अच्छी तरह से पॉलिटिक्स आ गई है। अब वो बगावती वाला जो आतंकवादी जो ठप्पा था वो खत्म हो चुका है। वो दोनों तरफ अपने भविष्य को देख रहे हैं। जुलानी ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड से, वो दोनों तरफ अपने भविष्य को देख रहे हैं। जिस तरह से टर्की, हो सकता है कि उनको ये भी कहा गया हो कि आपको यूरोपीय यूनियन का सदस्य बना दिया जाएगा, ये भी कहा गया हो कि आपको नेटो देश का सदस्य बना दिया जाएगा। ये तमाम अल जुलानी को ये लालच दी गई होगी। तो जुलानी भी बहुत होशियार हो चुके हैं। अब वो पुरानी वाली बात नहीं है। अब वो दोनों तरफ हाथ रखे हुए हैं। इसके साथ साथ हमने फदील अहमद से बात की कि जिस तरह से इजराइल जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, अब ग्राउंड पे उतर करके वहां के लोगों को मार रहा है। लेकिन इसके बावजूद कल ये खबर आई कि गजा में हमास के लोगों ने फिर 2 रॉकेट दागे, एक इंटरसेप्ट किया गया और दूसरा इजराइल में तिल अवीव में जाकर गिरा। हमास अब भी लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है, क्या है? उन्होंने कई चौंकाने वाली बात की। उन्होंने कहा कि हूती अब गजा में ही आ गया है, वो सुरंग के अंदर, इस तरह की बातें उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें। क्या इसमें सच्चाई है? लेकिन ये सही है कि गजा के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि हमास अब भी लड़ रहा है। हमास कह रहा है हम कैप्टिव्स को छोड़ेंगे नहीं कि जब तक आप जंग बंदी नहीं करोगे। बातचीत भी चल रही है और खबर ये आ रही है कि अब 2 महीने के लिए सीज फायर हो जाएगा। लेकिन जो प्लान है, जिस तरह से एलिमिनेट किया जा रहा है वहां के लोगों को, यह भी बहुत खतरनाक है। इस पर फदील अहमद साहब ने मजीद क्या कहा, सुनिए जरा। जहां से बड़ी खबर आ रही, मैं आपको दे दूं, बड़ी खबर आ रही। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने एक खबर ब्रेक की है और वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे आप देखिए, स्क्रीन पर मैंने दे रखा है, बड़ी खबर आ रही है। गजा से इजराइल पर 2 रॉकेट दागे गए, जिनमें से एक को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन दूसरा इजराइल में जाके गिरा। ये बड़ी खबर है अपने आप में। बड़ी खबर इसलिए फदील अहमद साहब कि इतना परेशान करने के बावजूद, इतना हमला करने के बावजूद, वहां फोर्स लेकर के इजराइल घुस गई, इसके बावजूद अभी भी हमास जो है उसी
जोश के साथ लड़ रहे हैं। गाजा से रॉकेट का दागा जाना, ये कितनी बड़ी बात आप इस तरीके से मानते हैं कि अभी भी वो लड़ रहे हैं, अभी उन्होंने हार नहीं मानी, और मेरे ख्याल से उनकी ताकत भी कम नहीं हुई। भले ही अभी सिनवार के भाई को ही मार दिया गया या जो भी, लेकिन ये 19-20 महीने के बाद भी इस तरह से उनका लड़ना और इस तरह से रॉकेट दागना, इसका मतलब ये है कि अभी भी उनकी कहीं ना कहीं जो है हिम्मत भी है और सोर्स भी है, क्योंकि रॉकेट का दागा जाना। और ये भी इत्तला मिली है, मैं पढ़ रहा था कहीं रिपोर्ट में ऐसी आई है कि उन्होंने बहुत सारा बारूद भी जमा कर रखा है, और ये भी हो सकता है कि जब ये फौज लेके जाएं तब वो कुछ बड़ा कोई इस तरीके की खबरें आ रही है, तो जंग जो है वो मुझे लग रहा है कि अब पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमास का कहना है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो भी है जान है और लड़ेंगे। जी फदील अहमद साहब, ये कितना बड़ा मानते हैं? और देखिए, उसके बाद मैं फिर अरब लीग और खास तौर से मैं आऊंगा यूरोपीय कंट्री पे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है फदील अहमद साहब कि अभी भी रॉकेट का दागा जाना, उधर हूती भी जो है वो पूरी तैयारी फिर से कर ली है, फिर वो हमले कर रहा है। जी फदील अहमद साहब। देखिए, हूती की कुछ ताकत अब गजा के अंदर आ गई है, हमास के अंदर। जो रॉकेट्स बहुत दूर से उनको चलाना पड़ता था 2000 किलोमीटर से, अब उन्होंने अपना ठिकाना गजा के अंदर भी बना लिया है, ये कंफर्म बता रहे हैं आपको। और अब रॉकेट जो है 2000 किलोमीटर से नहीं बल्कि 10-20 किलोमीटर से या 50-100 किलोमीटर से ही जाएगा और पूरे इजराइल को निशाना बनाएगा। है कि हम बहुत बड़ी मिसाइल डालने की वजह से, दूर होने की वजह से उतना कम्पैक्ट हमला नहीं कर पा रहे, जबकि हूती ने कभी भी हमला किया है तो सिर्फ बन-गुरियन एयरपोर्ट पर और सरकारी ठिकानों पे किया है, आर्मी बेसेस पे किया है, पब्लिक पे नहीं किया है। और इजराइल जितना भी हमला करता है वो सिर्फ पब्लिक पे करता है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और उसी तरह से वो हमला करता है। लेकिन हूती कभी भी कोई हमला करता है या हमास, तो सरकारी ठिकानों पे करता है और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाता है, जो कि लड़ाई के नियम के विरुद्ध है कि आप आम पब्लिक पर निशाना बनाएं। अभी जो आप जिस अभी ये और भी हमले होंगे, क्योंकि हूती का जो मिसाइल सिस्टम है वो अब आधे से ज्यादा गजा के अंदर शिफ्ट हो गया है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में अगर इन लोगों ने कुछ सीज फायर नहीं किया तो हमले गजा के अंदर से बहुत होंगे, मिसाइल हमले, जो कि हूती को अब दूर पड़ रहा है ना वहां से, तो उन्होंने अपना एरिया यहाँ शिफ्ट कर लिया। अगर ये खेल खेल रहे, घूम रहे, ये घूम रहे, एक अच्छा टाइम मिल गया ना हूती और हमास को अपने आप को सरवाइव करने का, अपने को रिफॉर्म करने का, अपने आप को दोबारा एक और खड़ा होने बड़ी का एक खबर आ रही स्पेस है, मिल। बहुत बड़ी खबर। मैं फदील साहब, एक बड़ी खबर यहाँ पे और आ रही है, वो ये कि जो यूएनओ है, उनके जो चीफ है, उन्होंने कहा है कि आज एक भयानक मील का पत्थर उन्होंने कहा है पार कर लिया है, क्योंकि गाजा में ये जो खतरनाकी है, ये मील का पत्थर पार कर लिया। ये यूएनओ के प्रमुख कह रहे हो, क्या कह रहे हैं? क्योंकि गाजा में मारे गए यूए कार्यकर्ताओं की तादाद 300 से ज्यादा हो गई। यानी आप ये देख लीजिए कि यूएनओ के भी जो इमदादी कार्यकर्ता थे, 300 से ज्यादा, 300 लोग जो है उनके मारे गए हैं। ये भी अपने आप में बहुत डरावना है। उन्होंने लिखा है, फिलिप लदारनी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, अधिकांश कर्मचारी अपने बच्चों और परिजनों के साथ इजराइल सेना द्वारा मारे गए, पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। ये अनरवा के लोग, तो कई लोग अपने समुदाय की सेवा करते हुए, ड्यूटी निभाते हुए मारे गए। मारे गए में ज्यादातर लोग संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षक थे जो अपने समुदाय की मदद कर रहे थे। इन हत्याओं को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। दंड से बचने और अधिक हत्याएं होंगी। यहाँ पे जिम्मेदार लोग जवाबदेह ठहराना चाहिए कि इनको कहना चाहिए ऐसा। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में यहाँ देखने को मिल रही है कि किस तरह से आप देखें कि बहुत ही खतरनाक सूरत हाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग
यहाँ पे मर रहे। लेकिन फजील साहब, यहाँ पे और एक खबर आ रही है, जो इजरायली बंदियों के परिवार वालों ने फिर एक बार बड़ी चेतावनी दी है, बहुत खबरदार किया है नेतन्याहू को, और वहां पर भी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और क्या कहा है मैं वो आपको बताता हूं। यहाँ पे आप देखिए, लिखा गया, इजराइल ने गाजा में व्यापक, ये खबर आ रही। तो बहरहाल मैं अभी पूरी जो है यहाँ पे देखिए, इसके अलावा एक और आ रही है, रेड क्रॉस ने नागरिकों के तत्काल सुरक्षा का आग्रह किया है। यहाँ पे इजरायली सेना का कहना है कि हवाई हमले के सायरन बजने के बाद गाजा से 2 प्रेक्षा पात्र दागे गए। अब ये एतराफ कर लिया है। यहाँ पे इजराइल की सेना ने मध्य गाजा से जबरन विस्थापन के आदेश जारी किए। यहाँ पे हटाने के लिए, भगाने के लिए हुक्म जारी कर दिया है। पश्चिमी सरकारें गाजा पर इजराइल के हमले को रोकने के लिए तैयार नहीं है, ये भी खबर आ रही। तो बहरहाल ये खबर किस तरह से देखते हैं? मेरे साथ फिरोज अहमद साहब जुड़ गए हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन आ गए। जी फजील अहमद साहब। देखिए, गजा को खाली कराना अमेरिका का एक अंदरूनी, मतलब उनका एक अंदरूनी दिमाग है कि किसी तरह से हम, चाहे प्यार से, चाहे झगड़ के, चाहे लड़के, या डिप्लोमेसी से हम किसी तरह गजा को खाली कराएं। ये ट्रम्प से ज्यादा नेतन्याहू का अंदरूनी फिक्र है। ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। उसमें अरब भी शामिल है, उसमें ये लोग भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा अरब को अमेरिका ने इतना ईरान से डरवा दिया है। अरब ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि कल को अगर कुछ हुआ तो ये हमास, हूती, ईरान हमारे लिए सरदर्द बनेंगे। उनके दिमाग में ये, अमेरिका ने ये बात डाल दी है कि सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे लिए हूती और हमास बनेगा। जिस दिन इजराइल से लड़ाई समाप्त हो जाएगी, फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन जाएगा, तो वो लोग अरब पे कब्जा कर लेंगे। ईरान, हूती और हमास मिल करके अरब पे कब्जा कर लेंगे। ये बात अमेरिका ने अच्छे से उनको समझा दिया है। और अमेरिका इसमें शिया सुन्नी का जो कार्ड बार बार लेके आता है कि ईरान जो है, ईरान तो कभी अपने को खलीफा बनने की कोशिश किया ही नहीं। कभी आज तक सार्वजनिक मंच से या किसी सोशल मीडिया में कभी भी आयतुल्लाह खामेनी साहब, सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड हम उनको बोलते हैं, उन्होंने कभी ये ख्वाहिश नहीं जारी की कि हमको इस्लामिक वर्ल्ड का रहबर बनना है या सरबराह बनना है। ये बात तो तुर्की के लिए लोग कहते हैं, लेकिन कभी वो तो कह रहे कि अरब तुम बन जाओ, तुम लीडरशिप करो, टर्की तुम लीडरशिप करो, लेकिन खड़े तो हो। उन्होंने फिलिस्तीन के साथ जिस तरह से ईरान खड़ा है, वैसे तुर्की खड़े हो जाते, अरब, मिस्र खड़े हो जाते। जिस तरह से जुल्फ झटकाने का जो किया इन लोगों ने स्वागत में मुस्लिम लड़कियों के साथ, वो क्या दुनिया नहीं देख रही है? तो नाजरीन, ये थे फजील अहमद साहब, जो बयान दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे गाजा की मौजूदा सूरत हाल पर। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।